हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो आने वाला है जो कि आप लोगों के सामने धमाल मचा कर रख देगा। फ्रेंड्स जी हाँ, धमाल मचा कर रख देगा, जो कि होगा रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम से संबंधित। देखिए फ्रेंड्स, एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, ये आज मैं कुछ ऐसा प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा जैसा कि एग्ज़ाम अभी तक हुआ है, उसी से संदर्भ को, उसी को क्वेश्चन को देखते हुए ऐसा ऐसा क्वेश्चन, इसमें बम वाला क्वेश्चन सब रखा हूँ जो कि आपको हिला के रख देगा। आप फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा वॉच कीजिएगा और आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइएगा। और जिस दिन जाइएगा फ्रेंड्स, आप जब आइएगा तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। आपको निश्चित से निश्चित मैं कहता हूँ 5 से 10 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहीं से आएंगे, ओनली इस वीडियो से। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ये जो आपका होगा, ये पार्ट 1 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 जो होगा वो जल्द ही मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं जो ये क्वेश्चन सब लाया हूँ एकदम टॉप लेवल का होगा। एक प्रश्न से कितने प्रश्न बनेंगे ये मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा, और क्या क्या आपको पढ़ के जाना है फ्रेंड्स, ये मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, वॉच कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का एएलपी का एग्ज़ाम, फ्रेंड्स एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मैंने ऐसा ही दूसरे बारे में जो एक यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने वीडियो ऐसा ही अपलोड किया था। उस समय भी मैंने एएलपी के एग्ज़ाम कैसा पैटर्न क्वेश्चन आ रहा है उसी से संबंधित देखते हुए प्रश्न जो डाला था, और उसी से प्रश्न बना बना के ऐसा क्वेश्चन जो डाला था कि आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आए थे तो फ्रेंड्स उसको इतना लाइक किए थे, इतना लाइक किए थे, और बताए थे भी कि हाँ सर मुझे इतना आया है, मुझे इतना किए थे। 10-12 क्वेश्चन तक आ गया था आपके वीडियो से। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, पहले हम शुरू से आपको एक एक करके प्रश्न दिखा देते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न जो था वो आया था। देखिए फ्रेंड्स, तो पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहला जो प्रश्न आया था वो आया हुआ था, दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड देश कौन है। ये आपको पूछा था कि लैंड लॉक्ड देश कौन कौन है दक्षिण अमेरिका में। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में पराग्वे और बोलिविया, जी हाँ पराग्वे और बोलिविया जो है वो है क्या, लैंड लॉक्ड देश है दक्षिण अमेरिका में। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, वर्ल्ड में जितने भी लैंड लॉक्ड देश आते हैं फ्रेंड्स, आप उसको आप क्या कीजिएगा, एक नज़र देखकर आप जाइएगा एग्जाम में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो आया था यहाँ देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ बैंक कौन है। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में जो विलय हुआ था हाल ही में, वो हुआ था देना बैंक और विजया बैंक। ये फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और बता देता हूँ, बैंक से संबंधित एक प्रश्न जो है आपका यहाँ निश्चित ही निश्चित पूछे जाएंगे। यही हो सकता है कि आपको, जैसे कि आरबीआई के स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये आप भी ये भी याद करके जाइएगा। और फ्रेंड्स, मैं इसमें और बताऊंगा आरबीआई के स्थापना वगैरह, जितना प्रश्न होंगे ना मैं डिस्कस के साथ बताऊंगा। तो पहले ये देख लीजिए। और फ्रेंड्स, डीआरडीओ बनाया गया रॉकेट लॉन्च क्या है। डीआरडीओ द्वारा जो बनाया गया था रॉकेट लॉन्चर वो था पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। फ्रेंड्स देख लीजिए, पिनाका है फ्रेंड्स, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लैंग्वेज डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ या अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से वगैरह से भी एक प्रश्न आ रहा है, जैसे कि इसका स्थापना डीआरडीओ का कहाँ है, मुख्यालय, ये सब भी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। और देखिए प्रश्न अगला है आपका, सबरीमाला मंदिर कहाँ है। तो सबरीमाला मंदिर जो है फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ है, केरल में है। केरल में है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है और ये प्रश्न फिर से आ सकते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में फ्रेंड्स है, ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या है, अगला फ्रेंड्स है कुंडनकुलम पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु में है फ्रेंड्स, ये आप याद रख लीजिएगा। और फिर अगला प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, U12 क्या है, UBUNTU, U12 क्या है। देखिए फ्रेंड्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये है इसका, इसको कहा जाता है। देख लेते हैं और क्या पूछा गया था प्रश्न।
देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न बहुत आया था, बिजोर क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में नहीं है? फ्रेंड्स, इसमें 4 प्रश्न 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें पूछा जाता है कि जैसे कि बुलंद दरवाज़ा जो है ये दिल्ली में नहीं है, और जी पे 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, वो सब दिल्ली में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिएगा कि दिल्ली में कौन-कौन से जैसे कि दिल्ली में लाल किला वगैरह ये सब जो है वो आप जानते ही होंगे फ्रेंड्स, ये तो ईज़ी प्रश्न है ऐसे। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो इसका भी अगर नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, कुछ आगे प्रश्न के जाने के बाद मैं ऐसा ऐसा डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप देखकर हैरान हो जाइएगा कि हाँ, एक प्रश्न से कितने प्रश्न बनेंगे और बनते हैं। तो देखिए, अंत तक आप वॉच कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण का जो थीम रखा गया है इस बार, वो है क्या? सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। ये आपका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये रिपीटेड होने की इसको 100% संभावना है और ये पूछ सकता है, क्योंकि ये एक बार आपको एनटीपीसी में ही पूछा जा चुका है, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है। तो वीवीआई प्रश्न है, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख लेते हैं। अगला फ्रेंड्स आपका एक प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, ये पूछा गया है पानीपत की दूसरी लड़ाई, आप में से अधिकांश को मालूम होगा कि 1500, फ्रेंड्स यहाँ 1526 ये गलत लिखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है आपको कब हुई थी? 1556 में हुई थी। किनके किनके बीच हुई थी फ्रेंड्स? ये भी जैसे कि यहाँ पे ये प्रश्न पूछ लिया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो फ्रेंड्स, किसके किसके बीच हुई थी ये आपको आ सकता है, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक नहीं आया है, तो ये प्रश्न आपको एनटीपीसी में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा किनके किनके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, और जीता कौन था? तो अकबर का विजय हुआ था यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ एक और बता देते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो 1526 में हुई है, और किनके किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई है, जिनमें क्या हुआ था? बाबर जो है वो जीत गया था। अगला प्रश्न इससे बन सकता है कि पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत का तीसरी लड़ाई अधिकांश को मालूम होगा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था। फ्रेंड्स, ये सब तीनों आप याद रख लीजिएगा अगर नहीं याद है तो, और कौन विजय हुआ था ये भी प्रश्न आपको आ सकता है। ये एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे, इसको नोट करके आप याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो। अगला प्रश्न आपको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न यहाँ है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग जो होता है आप में से अधिकांश को मालूम होगा सीपीयू। फ्रेंड्स, इसका जो है आपको फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका मैं अगले आगे बताऊंगा, सीपीयू पर विस्तार चर्चा भी करूंगा अगले प्रश्न में। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, अभी यहाँ से आप यही याद कर लीजिए कि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये जो है असम से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आप मिलाकर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये करंट का अफेयर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, ये आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, देखिए इससे भी प्रश्न एक आ चुका है यहाँ पे। तो सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? ये प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई छोटी बचत योजना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, याद ये कर लीजिएगा आपकी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जितने भी योजना बनाए गए हैं फ्रेंड्स, आप उन सभी योजना को आप देख लीजिएगा, एक नज़र आप देख लीजिएगा, जो कि आपको करेंट अफेयर के बुक में या आप नेट पे भी सर्च करके आप देख लीजिएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के संबंधित जितने योजना है वो सब आपको मिल जाएंगे, और वहां से आप देख लीजिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, एक प्रश्न ये भी आ गया था कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आप में से अधिकांश को मालूम होगा, क्योंकि उज्ज्वला योजना जो है वो गांव गांव तक पहुंचा था। तो वो क्या है? एलपीजी से है, जिसमें आपको सिलेंडर फ्री में मिलता था, वो फ्रेंड्स एलपीजी से संबंधित है। तो ये आप यही प्रश्न भी आया हुआ था, तो आप देख लीजिएगा प्रधानमंत्री से संबंधित कितने योजनाएं थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स, यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फ्रेंड्स, ये है, आप याद कर लीजिएगा यूआरएल का प्रश्न, क्योंकि ये जो है ना यूआरएल का पूर्ण रूप, ये सभी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि एसएससी के एग्जाम में भी बराबर ये प्रश्न आते रहते हैं। तो इसलिए आप ये याद भी कर लीजिएगा, और ये पूछ लिया भी गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 वाहनों वाला राज्य का हिस्सा है? फ्रेंड्स, इसका हमें ऑप्शन नहीं आ पाया है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? फ्रेंड्स, ये बहुत जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर का आपका प्रश्न है। तो 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला है अच्युतम अच्युतम को मिला है, अच्युतम अच्युतम को निकाला है। तो ये आप याद रखिएगा कि अच्युतम अच्युतम को ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक और प्रश्न ये बन सकता है कि आपको एग्जाम में ये अब पूछ लेगा, क्योंकि एक ही प्रश्न में एनटीपीसी के एग्जाम में फ्रेंड्स हो क्या रहा है कि एक ही प्रश्न को जो है ना घुमा दे रहा है। जैसे कि एक ही प्रश्न है लेकिन उसको आप जो है लंबा लाइन में करके पूछ देगा, प्रश्न वही रहेगा लेकिन घुमा देता है। जैसे कि इसी प्रश्न को घुमा के ये भी पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि अच्युतम अच्युतम को मिला है वो कौन सा था? तो ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है फ्रेंड्स। ये भी आप जो है याद करके जाइए कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अच्युतम अच्युतम को मिला है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी भलाई हो सके और दूसरा भी बहुत सारे क्वेश्चन जान सके, जो कि और उनको एग्जाम अच्छा से क्रैक हो सके। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि किसमें संचरण नहीं कर सकता है? फ्रेंड्स, ये एक प्रश्न आया हुआ था, एक आया हुआ था राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है, ये आप में से अधिकांश को मालूम होगा, कल्हन के है। ये तो आपको लुसेंट के दूसरे चैप्टर में ही मिल जाएंगे, दूसरे पेज पर ही मिल जाएंगे। क्या कल्हन द्वारा राज तरंगिणी के लेखक है, अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें क्या है, इसमें जो है राज तरंगिणी में क्या है, कश्मीर के बारे में चर्चा किया गया है। फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि राज तरंगिणी में किस राज्य का उल्लेख किया गया? तो कश्मीर का उल्लेख किया गया है राज तरंगिणी में, जो कि कल्हन द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है आपका कि किस रेलवे स्टेशन के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी? फ्रेंड्स, दिल्ली और वाराणसी के बीच जो है पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, ये याद रख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है, पटचित्र चित्रकला किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स, आप में से अधिकांश को मालूम होगा, पटचित्र चित्रकला जो है उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान 10 केजी है, चांद पर इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न आया हुआ था, तो इसका आंसर होता है द्रव्यमान समान रहेगा। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आ चुका है, आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आया था, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। फ्रेंड्स, आप में से अधिकांश जो अनुसंधान केंद्र है इनका भी आप एक बार गूगल कर लीजिएगा कि अनुसंधान केंद्र सब क्या कौन कौन से भारत में और कहाँ कहाँ है, ये आप एक नज़र देख कर जाइएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र पूछ लिया गया। फ्रेंड्स, आलू अनुसंधान केंद्र पूछने से कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए कोई भी अनुसंधान केंद्र पूछा जा रहा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो शिमला में है, और भी अनुसंधान केंद्र एक बार आप नज़र में दौड़ा लीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए एक बार पूछा गया ये प्रश्न कि विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन है? तो विषाणु के कारण एड्स होता है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा, और भी होगा, सो सब आप देख लीजिएगा। ये प्रश्न जो है एड्स होगा, इसका आंसर विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ऐसे ये जो प्रश्न है इसका ऑप्शन के अनुकूल जो रहा होगा वो आप देख लीजिएगा। तो विषाणु और जीवाणु के बारे में हम कह देते हैं, जीवाणु से भी संबंधित कौन कौन रोग होते हैं ये आप याद करके जाइएगा। कम से कम विषाणु और जीवाणु से होने वाले रोग को आप याद करके निश्चित जाइएगा एग्जाम में। फ्रेंड्स, एक बार और हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था, कौन एक महारत्न कंपनियां है? फ्रेंड्स, महारत्न कंपनियां अब नवरत्न कंपनियां जो होते हैं वो पूछ लिया गया था। तो फ्रेंड्स, नवरत्न कंपनियां उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, और लेकिन जो है ये महारत्न कंपनियां इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो महारत्न कंपनियां जो है, सभी महारत्न कंपनियां को आप याद करके जाइएगा। जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड विकल्प में था यहाँ पे ऑप्शन, तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है आपका महारत्न कंपनियां होंगे। ऐसे मैं बता देता हूँ, कोल गेल भेल सेल जो है ये आप याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल से हो जाएगा गेल इंडिया लिमिटेड, कोल गेल भेल सेल, यानी कि इससे हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा ऐसे ही, कोल गेल भेल सेल, और आपको मालूम हो जाएगा कि जो ये सभी जो है महारत्न कंपनियां ही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला फ्रेंड्स देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ था, दांडी ग्राम गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी ग्राम देखिए कहाँ पूछ दिया, कितना डीपली ये प्रश्न पूछ लिया हुआ है। तो नवसारी जिला में जो है दांडी ग्राम गुजरात के
में जो है ये जिला है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो डीपली है, बहुत अंदर घुसकर। तो फ्रेंड्स, डीपली पूछा जा रहा है तो सबके लिए डीपली पूछा रहा है, इसलिए आपको हैरान नहीं होना है वहाँ पे और विचलित नहीं होना है। क्वेश्चन भारी आता है तो सबके लिए आता है, आप ही के लिए स्पेशल नहीं आता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जिसका जवाब देना स्टूडेंट के लिए संभव नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है? गोबी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया है। जितने भी रेगिस्तान हैं वर्ल्ड में, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ जो पूछा गया, गोबी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो गोबी रेगिस्तान कहाँ है? मंगोलिया में स्थित है। फ्रेंड्स, मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान स्थित है। अधिकांश रेगिस्तान आप याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट जो रेगिस्तान रहेंगे वो आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, उतना रेगिस्तान के बारे में बताना यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। आगे मैं होगा तो इसको डिस्कस कर दूंगा लास्ट वीडियो में, देखते रहिए आप, बने रहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज जो है ये आप में से अधिकांश को मालूम होगा, आत्माराज पांडुरंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। प्रार्थना समाज के हो गया, ये सब जो है समाज सब, ये सब आप याद कर लीजिएगा ऐसे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के आप में से अधिकांश को मालूम होगा कि सबसे युवा राष्ट्रपति जो है कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी जो है सबसे नीलम संजीवा रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति है। फ्रेंड्स, आप ये कमेंट कीजिएगा कि सबसे वृद्ध जो है राष्ट्रपति कौन है भारत के? फ्रेंड्स, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है, ये आप याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए कि कौन कौन से है बिम्स्टेक का सदस्य है। बिम्स्टेक का सदस्य देखिए कौन कौन से है: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। फ्रेंड्स, ये सब जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 जो है ये बिस्मेट का सदस्य देश है, और इसमें से ही एक ऑप्शन आपको डाल दिया रहता है जिसमें से पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आपको रिपीट 100% चांस है कि ये रिपीट हो सकता है, और इसमें 3 ऑप्शन जो है वो आपको दे दिए जाएंगे और एक जो है ऑप्शन वो नहीं रहेंगे सदस्य देश। तो आप इसको याद करके जाइएगा, एक बार आप देख लीजिए। बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और फ्रेंड्स थाईलैंड। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? तो फ्रेंड्स, लेह के साथ जो है कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? जोजिला दर्रा। फ्रेंड्स, हाल में ये क्वेश्चन बहुत बवाल मचाया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है? फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूं कि जितने भी सारे न्यायालय हैं उन सभी न्यायालय को आप याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप जितने भी न्यायालय को है उन सभी को आप याद कर ले। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह जितने भी हैं ये सब भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के द हेग में जो है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। फ्रेंड्स, ये भी एक प्रश्न आया हुआ था कि WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, चाहे ये इनकी स्थापना कब हुआ था? फ्रेंड्स, ये आप याद कर लीजिएगा कि WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। फ्रेंड्स, ये आप याद कर लीजिएगा, जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1900 कितना में हुआ था? 67 में इनका स्थापना हुआ था। फ्रेंड्स, ये आप याद रख लीजिएगा। ऐसे जितने भी संगठन सब जो है वर्ल्ड लेवल पे, इन सबको आप याद कर लीजिएगा। उसका मुख्यालय कहाँ है ये आप 100% याद करके जाइएगा, और कब हुआ था स्थापना इनका भी आप याद कर लीजिएगा। अगर हो सके तो याद दोनों कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा NTPC, ये आप देखिएगा। आप एक बार ये जो मैं कह रहा हूँ ये सब आप करके जाइए और देखिए एग्जाम कैसे क्रैक नहीं होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आइएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछ दिया था कि मंगल, रुक जाइए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा गया था कि मंगल ऑर्बिटल मिशन लॉन्च की तारीख क्या है? फ्रेंड्स, ये भी कुछ डीपली क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि मंगल ऑर्बिटल मिशन लॉन्च की तारीख क्या है। तो 5 नवंबर 2013 को मंगल ऑर्बिटल मिशन का लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला फ्रेंड क्वेश्चन है, खालसा पंथ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आप में से अधिकांश को ये प्रश्न मालूम होगा। खालसा पंथ जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। गुरु गोविंद सिंह जो है इनका खालसा पंथ के स्थापना किए थे, संस्थापक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगला है आपको आया था सेरीकल्चर किससे संबंधित है? फ्रेंड्स सेरीकल्चर कपास से संबंधित है। जितने भी ये सब जो है इससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आप इनको देख कर जाइएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है भारत के है, गुजरात के है। सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात राज्य का है। भारत की बात यहाँ पर हो रही है तो गुजरात का सबसे लंबी तटरेखा है। फ्रेंड्स आप इसमें नहीं आ जाइएगा कि जो मुंबई के बारे में भी नहीं आ जाइएगा। मुंबई के कितने सारे स्टूडेंट रहते हैं जो मुंबई को सही कर देते हैं, गलत कर देते हैं। वो गुजरात को है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 को हुआ था। 1945 को है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना हुआ था 1945 को। फ्रेंड्स ये आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स देख लीजिए, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, भारत द्वारा शुरू किया गया पहला संचार उपग्रह कौन है? देखिए फ्रेंड्स क्या है, भारत द्वारा शुरू किया गया पहला संचार उपग्रह कौन है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत द्वारा शुरू किया गया पहला संचार उपग्रह कौन है? तो कौन है फ्रेंड्स? एप्पल जो है, एप्पल है। एप्पल है, आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि पूछा गया था कि कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये हुआ था कितना? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फ्रेंड्स किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी आप याद कर लीजिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न आपको क्या पूछिए, यही पूछ दिया हुआ है एनटीपीसी में कि जलियांवाला बाग के समय जो वायसराय कौन थे, ये पूछ दिया गया है। तो याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है वहाँ के वायसराय थे। देखिए अगला प्रश्न फ्रेंड क्या है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन है? ये पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला सबसे भारतीय कौन है? तो आप में से मालूम होगा पूरे एशिया में ये पहले थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन पूरे एशिया में जो है ये पहले थे जिन्हें जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स एक प्रश्न आया था कि उर्वरक क्रांति का रंग क्या है? तो ये फ्रेंड्स उर्वरक क्रांति का क्या है, ये क्लियर फ्रेंड्स नहीं हो पाया था। तो अगर आपको इससे प्रश्न क्या पूछा गया था ये अगर आप जानते हैं तो ये है जो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के। उर्वरक क्रांति से संबंधित एक प्रश्न पूछ दिया गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या पूछ लिया गया था कि फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला था? यानी कि किस फिल्म को है जो फिल्म फेयर पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया था, ये प्रश्न पूछ लिया था। तो फ्रेंड्स इसको तो है ऑप्शन देखने से ही मालूम चलता है। ऐसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गली बॉय को मिला था। गली बॉय फिल्म जो है उसे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, गली बॉय 2020 में जो फिल्म निकला था उसी को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था गली बॉय मूवी को। देखिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम यहाँ पे आप तो देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था संविधान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आप लोगों को बता दूं कि भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है ये संविधान सभा बनाया गया था, भीमराव अंबेडकर द्वारा। फ्रेंड्स ये भी आप याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन के साथ कि संविधान सभा किसके द्वारा बनाया गया था। इसके साथ एक प्रश्न ये भी आप याद रखिएगा कि मांग रखा गया था किसके द्वारा? तो मांग जो रखा गया था वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है ये मांग रखा गया था कि संविधान सभा का जो मांग रखा गया था किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा आप। और कब मांग रखा गया था? तो ये भी याद रखिएगा 1895 को जो ये मांग रखा गया था, 1895 में मांग रखा गया था। अगर फ्रेंड्स विधेयक पूछे तो क्या हो जाएगा? स्वराज विधेयक है, स्वराज विधेयक। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आप लोगों को मालूम होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष माना जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? फ्रेंड्स मैं एक इसका बता देता हूँ और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहूँगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो आया था मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। कौन है, आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल जो है वो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल है फ्रेंड्स, आनंदीबेन पटेल। अब फ्रेंड्स इससे पहले पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से पहले कौन थे, तो ये भी प्रश्न आपको आ सकता है। तो याद रखिएगा, लालजी टंडन थे। इससे पहले जो कौन थे, लालजी टंडन थे। लालजी टंडन जो थे इससे पहले जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न था, हार्ड वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है। हार्ड वाटर का रासायनिक सूत्र पूछ लिया था। फ्रेंड्स इसका है जो आप आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हार्ड वाटर का रासायनिक सूत्र बता दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं भी देखना चाहता हूँ कितने को मालूम है ये हार्ड वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जल्द ही कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स ये भी प्रश्न एक इससे संबंधित में आ सकता है, मैं इसे बता देता हूँ कि ये भी आप याद रखिएगा कि जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल की कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या होगा, जल की कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ये आप याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला फ्रेंड क्वेश्चन था, उत्तराखंड की योजना से संबंधित प्रश्न। फ्रेंड्स ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या प्रश्न ये पूछा गया था, तो ये इसका मैं आंसर अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स ये पूछा था, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न अब देख लेते हैं कहाँ है। अगला प्रश्न, संगीत पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो फ्रेंड्स इनका ऑप्शन रहता तो हम बता पाते कि इनका आंसर क्या होता। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की, तो फ्रेंड्स आप में से अधिकांश को मालूम होगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी द्वारा दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है कि कब किया गया था, ये पूछ सकता है। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले की गई थी, लेकिन कब किया गया था, ये आपका प्रश्न आ सकता है। फ्रेंड्स ये तो आ गया है प्रश्न कि किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने, लेकिन कब किया गया था इनके द्वारा, ये फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो याद कर लीजिएगा, 1867 से 1868 के बीच में है जो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ये फ्रेंड्स आप आंसर याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला पूछा गया था, मोपला विद्रोह से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो आंसर रहता तो क्लियर हम कर पाते क्या प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इससे मैं अभी नहीं बता सकता हूँ क्या पूछा गया था, क्लियर नहीं है कि मोपला विद्रोह से प्रश्न एक पूछा गया था, ये मालूम है। तो मोपला विद्रोह से संबंधित हम कुछ बात बता देते हैं। तो मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था, फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोपला विद्रोह से किस राज्य में हुआ था, ये तो आप याद रखिएगा, केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। फ्रेंड्स केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो एग्जाम में आप याद रखिएगा 1921 में जो है 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। फ्रेंड्स ये आप याद कर लीजिएगा कि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था और कब हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। तो केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें, क्योंकि बहुत वीडियो से मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूं, और एकदम टफ क्वेश्चन सब है और बिजोर क्वेश्चन है, और एग्जाम को एकदम दे मारेगा एग्जाम पे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में लैंड देश कौन है। फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन तो मैं ऊपर भी करा चुका हूँ, पहले दूसरे नंबर पे ये क्वेश्चन था, तो ये ऊपर हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय कौन से बैंक का विलय हुआ। फ्रेंड्स ये सब तो मैं ऊपर ही करा चुका हूँ। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, फ्रेंड्स ये सब मैं ऊपर करा दिया हूँ। तो अब हम देख लेते हैं ऊपर के प्रश्न की और तो बढ़ते हैं, और ऊपर हम देख लेते हैं, ये प्रश्न तो हो चुका है, अब देख लेते हैं दूसरे प्रश्न सब कौन कौन थे। देखिए फ्रेंड्स ये सब प्रश्न तो मैं आगे ही ऊपर ही करा दिया हूँ। अगला देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सब भी प्रश्न आपका ऊपर हो चुका है, और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सब प्रश्न तो यहाँ से जी फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से संयुक्त राष्ट्र परिषद को स्थापित किया गया था, ये प्रश्न आपको ऊपर करा दिया गया है। और तेलंगाना के राज्यपाल, यहीं से प्रश्न आपको है, प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है कि तेलंगाना में पूछा गया, तेलंगाना के राज्यपाल पूछा गया था, तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, ये आप याद कर लीजिए कि
तमिलिसै क्या है, तमिलिसै सौंदराजन, याद रखिएगा तमिलिसै सौंदराजन वहाँ के जो है राज्यपाल है। बात कर ले कि तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, याद रखिएगा के चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव है, क्या है, के चंद्रशेखर राव अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स मैं कुछ आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ कुछ राज्य मैं बता रहा हूँ, उसका आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री आप याद कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे आपको अभी बता देता हूँ, जैसे कि आप एक बार याद कर लीजिएगा महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आप याद कर लीजिएगा। दूसरा जो आपको रहेंगे वो रहेंगे आपको दिल्ली के आपको याद कर लीजिएगा। राज्यपाल तो वहाँ नहीं होते हैं, और राज्यपाल और क्या कहते हैं और मुख्यमंत्री को। और तीसरा फ्रेंड्स आप याद कर लीजिएगा बिहार के भी याद कर लीजिएगा। चौथा आप याद कर लीजिएगा गोवा का। पांचवा आप याद कर लीजिएगा कर्नाटक का। छठा याद कर लीजिएगा आप कश्मीर का। सातवां याद कर लीजिएगा आप गुजरात का। आठवां याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु का। इन सभी का जो है फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन कौन है, इन सभी को आप याद करके जाइएगा। फ्रेंड्स यही प्रश्न आपको आएंगे, तो ये याद करके आप जाइएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था HTTP का फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स ये HTTP का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स आप में से अधिकांश को ये मालूम होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ये आपका HTTP का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसके साथ साथ एक और प्रश्न आप याद कर लीजिएगा कि ATM का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिए फ्रेंड्स कितना स्टूडेंट होते हैं जो ATM का फुल फॉर्म लगा देते हैं क्या ऑटोमेटिक टेलर मशीन, कुछ भी लगा देते हैं, तो वो नहीं होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ऑटोमेटेड का स्पेलिंग लिखा जाए तो ऑटोमेटेड का मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ गड़बड़ी नहीं हो एग्जाम में। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्पेलिंग भी आप याद करके रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे मिला था। ये फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं बता देता हूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको मिले हुए थे। 4 व्यक्तियों को मिले थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। तो मैं उसका नाम बता देता हूँ, सभी का नाम। उसमें से आपको ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से किसको नहीं मिला था, तो इसलिए आप चारों को याद कर लीजिएगा, चारों को जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो एक नाम है आपका रोहित शर्मा, दूसरा है आपका विनेश फोगाट, और तीसरा है आपका मरियप्पन थांगावेलु, और चौथा है आपका मनिका बत्रा। याद रखिएगा, चौथा है आपका मनिका बत्रा। ये चारों का आप याद रख लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपको आ सकता है, इनमें से कौन नहीं है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला 2020 में, ये पूछ सकता है, ये भी याद आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से का रासायनिक सूत्र आपको याद करना है। ऐसे मैं पहले ये बता देता हूँ चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। CaOH2 का होल ट्विस्ट होता है, तो ये याद कर ले CaOH2, ये जो होता है क्या होता है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको कौन कौन से का रासायनिक सूत्र याद करना है। बेकिंग सोडा का आपको रासायनिक सूत्र याद कर लेना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र फ्रेंड्स आपको याद कर लेना है। बेकिंग सोडा का मैं बता देता हूँ क्या होता है रासायनिक सूत्र। तो NaHCO3 जो होता है NaHCO3 फ्रेंड्स एक बार मैं कर देता हूँ। बेकिंग सोडा का है क्या है NaHCO3, किनका है बेकिंग सोडा का। फ्रेंड्स याद करके ये सब जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ ये सब याद कर लीजिएगा। धोवन सोडा का क्या होता है, तो धोवन सोडा का होता है Na2CO3.10H2O होता है। फ्रेंड्स ये धोवन सोडा का होता है, याद रख लीजिएगा। जिप्सम का भी इंपॉर्टेंट है, जिप्सम का भी आप याद कर लीजिएगा। तो जिप्सम का होता है क्या है CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का होता है। फ्रेंड्स आगे आप देख लीजिएगा, आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी याद कर लीजिएगा। तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा
ये आप याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये फ्रेंड्स होता है क्या, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होता है। फ्रेंड्स आगे आप याद कर लीजिएगा संगमरमर का। संगमरमर का क्या होता है, CaCO3। ये होता है किसका, संगमरमर का। CaCO3 संगमरमर का होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका लाफिंग गैस का, याद कीजिएगा। लाफिंग गैस का फ्रेंड्स ये तो आपको अधिकांश को मालूम है क्या होगा, N2O। N2O होता है लाफिंग गैस का। फ्रेंड्स अगला आप याद रख लीजिएगा भारी जल का। तो भारी जल का क्या होता है, D2O होता है। ये भी आप लोग में से अधिकांश को मालूम है, भारी जल का D2O होता है। एक और याद कर लीजिएगा, मार्स गैस का क्या होता है। फ्रेंड्स मार्स गैस का क्या होता है, CH4 होता है। मार्स गैस का CH4 होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसके साथ एक और याद कीजिएगा आप, प्रोड्यूसर गैस कौन है। तो प्रोड्यूसर गैस कौन है, ये आप याद कर लीजिएगा। CO+N2 रहेंगे, वो आपको क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस कहलाएंगे। फ्रेंड्स एक याद कीजिएगा सिरका। सिरका का रासायनिक सूत्र याद कीजिएगा। सिरका का रासायनिक सूत्र होता है आपको CH3COOH। सिरका का ये रासायनिक सूत्र है। फ्रेंड्स ये भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ रासायनिक सूत्र। ये सब याद करके जाइएगा फ्रेंड्स। और ये आप याद करके नहीं जाइएगा और एग्जाम के बाद आने के बाद कहिएगा कि फ्रेंड्स मुझे तो एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो आपको मेहनत तो करना होगा। तो आप 2 से 4 दिन में ये 2 से 3 बार वीडियो देखिए, आपको पूरा यकीन मानिए कि आपको ये आंसर भी आपको याद हो जाने वाला है इसी वीडियो में। एक बार में याद नहीं होता है, दूसरा बार वॉच कीजिए वीडियो को और दूसरा बार में आपको याद हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं यहाँ पे CH3COOH, ये है सिरका का। एल्कोहल का याद रखिएगा, एल्कोहल का होता है C2H5OH। ये किसका होता है, एल्कोहल का फ्रेंड्स होता है C2H5OH, ये होता है एल्कोहल का। फ्रेंड्स चीनी का याद रखिएगा, चीनी का होता है C12H22 और O11। फ्रेंड्स ये चीनी का होता है, ये भी याद रखिएगा। यूरिया का क्या होता है, तो यूरिया का होता है NH2CONH2। फ्रेंड्स ये क्या होता है, यूरिया का होता है। फ्रेंड्स आखिरी एक याद रखिएगा बेंजीन का और मीथेन का। तो बेंजीन का क्या होता है, C6H6। फ्रेंड्स ये बेंजीन का होता है C6H6 और मीथेन का पूछे तो मीथेन का होता है CH4। फ्रेंड्स ये सभी जो मैं बताया हूँ इसको पीछे से आप वॉच करके देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अभी याद कीजिएगा। बाद के आप बारे में मत सोचिए, अभी याद कीजिए। फ्रेंड्स ये सब जो है NTPC के दिमाग में जाके डायरेक्ट थावा बोलेगा। और देखिए अगला प्रश्न, अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखिए क्या है, सेल की खोज किसने किया है। पूछा गया था सेल की खोज किसने किया है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं। तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी फ्रेंड्स जरूर करें ताकि आपके साथ दूसरों का भी भलाई हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था सेल की खोज किसने किया है। तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा जो है सेल की खोज किया गया है। फ्रेंड्स इससे संबंधित एक प्रश्न और आ सकते हैं कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। याद रखिएगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे ऐसे, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है क्या हुआ, केंद्रक की खोज किया गया था। ये भी आप याद रख दीजिएगा। फ्रेंड्स अगला देख लीजिए क्या पूछा गया था कि GST प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर है। GST कैसा कर है, ये पूछा गया था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये पूछा गया था। तो आप में से अधिकांश को मालूम है ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं। GST अप्रत्यक्ष कर होते हैं, प्रत्यक्ष ये नहीं होते। अधिकांश आदमी प्रत्यक्ष भी लगा देते हैं, इसीलिए याद रख लीजिए अप्रत्यक्ष होते हैं, GST अप्रत्यक्ष। एक प्रश्न आया था आपको कि सांची स्तूप किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। सांची का स्तूप किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया। तो किस वर्ष में बना था ये आप याद रखिए, 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में चुना गया था। फ्रेंड्स इसके साथ आप याद कर लीजिएगा अजंता की गुफाओं को कब चुना गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में। तो अजंता की गुफाओं को कब किया गया था, 1983 को अजंता की गुफा को किया गया था। एलोरा के गुफा को भी फ्रेंड्स 1983 में ही किया गया था। एलोरा की गुफा को भी 1983। ताजमहल का भी याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में किया गया था 1983। तो फ्रेंड्स इससे 3 आप याद कीजिएगा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल, ये सभी 1983 में विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को द्वारा चुना गया था। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं
एलिफेंटा की गुफाएं को याद कर लेते हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं को विश्व धरोहर के लिए 1987 में बताया गया। वही खजुराहो के मंदिर को 1986 में बनाया गया। फ्रेंड्स ये सब याद कर लीजिएगा, खजुराहो का मंदिर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे 1986 में। वही बात कर ले भीमबेटका की, तो भीमबेटका को याद कीजिएगा 2003 में बनाया गया है। 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थल के रूप में यहाँ चुना गया। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के संस्थापक कौन है, ये पूछा गया। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन है, ए.ओ. ह्यूम है। ए.ओ. ह्यूम जो है कांग्रेस के संस्थापक है। फ्रेंड्स ये पूछा था जो कि ए.ओ. ह्यूम जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य सदस्य थे। ये याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम को थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य सदस्य बने। ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के मतलब प्रमुख सदस्य कौन है, तो आप याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम ही है। एक प्रश्न आया था, पीत रस अंग क्या है। पीत रंग का पूछा गया था, पीत रंग रस अंग क्या है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं देखूँगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केरल के सीएम कौन है, ये पूछा गया था। फ्रेंड्स मैंने बताया था कि ये सब जो है राज्य जिनका आपको सीएम और राज्यपाल का याद कर लेना है ना आपको, वर्तमान में कौन है। तो केरल के एक छूट गया था, तो केरल का देखिए मैंने नहीं बताया था वहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न आया ही था। तो केरल के सीएम कौन है ये आप जान लीजिए। तो केरल के सीएम कौन है, पिनाराई विजयन। कौन, पिनाराई विजयन। फ्रेंड्स एक छोटा सा बालक का बहुत पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बोल रहा था बच्चा के पिनाराई विजयन पूछा गया था। तो याद रखिएगा उससे कि केरल के सीएम अभी कौन है, पिनाराई विजयन। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, पिनाराई विजयन कौन है, वहाँ के सीएम है फिलहाल में। और बात कर ले राज्यपाल की, तो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल है वर्तमान में। फ्रेंड्स अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जापान के वर्तमान सीएम कौन है। फ्रेंड्स देखिए ये वर्ल्ड में भी पूछ रहा है, वर्ल्ड के भी पूछ रहा है कि जो किस देश का वहाँ के भी पीएम कौन है, ये प्रश्न भी फ्रेंड्स आ रहा है। तो याद रख लीजिएगा जापान के वर्तमान पीएम कौन है। तो जापान के जो अभी वर्तमान में पीएम है यो है योशिहिडे सुगा। कौन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा जो है अभी जापान के वर्तमान में कौन है, वहाँ के पीएम है। याद रखिएगा फ्रेंड्स ये। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कुछ देश जिनके आपको प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है और राष्ट्रपति कौन है, ये आपको याद रख लेना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ अमेरिका का, मैं बता देता हूँ अमेरिका का आप याद रख लीजिएगा, जो बाइडेन बने हैं उनको आप याद रख लीजिएगा। वही बात है जापान के बारे में, तो जापान को तो आपको याद रखना ही है। वही बात कर ले तो रूस को आपको याद रखना है। रूस के बाद आपको चीन का याद रख लेना है। चीन के बाद आपको फ्रांस के याद रख लेना है। उसके बाद आपको याद रख लेना है ऑस्ट्रेलिया के याद रख लेना है। फ्रेंड्स ये सब जो है इन सब को आपको याद रख लेना है कि कौन कौन से यहाँ के राष्ट्रपति भाई प्रधानमंत्री वहाँ के हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, संविधान दिवस पूछा गया था कि कब है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ लिया गया था। तो अधिकांश को मालूम होगा 26 नवंबर 2021 को जो है वो संविधान दिवस मनाने जा रहा है। 26 नवंबर 2021 को मनाने जा रहा है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न था, चंद्रयान 2 का लॉन्च वाहन क्या था। तो आप लोगों को बता दिया था 6 पहिया वाला था। क्या, चंद्रयान 2 का लॉन्च वाहन 6 पहिया वाला था जिसका नाम था रोवर प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान यहाँ लिख दे रहा हूँ, रोवर प्रज्ञान याद कर लीजिएगा। रोवर प्रज्ञान पूछ सकता है चंद्रयान सेकेंड का लॉन्च वाहन का कितने पहिए वाला था, तो 6 पहिए वाला था। 6 पहिया जिसमें था रोबोट था वो। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था प्रधानमंत्री संबंधित जितने भी योजनाएं हैं ये सभी आप याद करके जाइएगा। यहाँ एक और प्रश्न आ गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। फ्रेंड्स ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि कौशल विकास योजना जो है इसमें युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रेंड्स इसके लिए इतना ही मैं बता पाऊँगा कि इसमें युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, कौशल विकास योजना इसी का नाम है। अगला फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन जो आया था वो हम देख लेते हैं। अगला आया था, भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है। तो फ्रेंड्स आप में से मालूम होगा सभी को कंचनजंगा है। कौन है, कंचनजंगा जो है
कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स ये भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है। तो फ्रेंड्स ये भी आप याद रखिएगा कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, 8586 मीटर, यानी 8586 मीटर। याद रखिएगा 8586 यानी 8586 मीटर है। कहाँ है फ्रेंड्स, ये आप पूछ सकता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है, तो याद रखिएगा सिक्किम में। फ्रेंड्स ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कहाँ है, तो सिक्किम में है। ऊंचाई कितना है, तो 8586 मीटर है। और कहाँ है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा। फ्रेंड्स ये तीनों प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक प्रश्न देखिए यहाँ आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। फ्रेंड्स ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ये पूछा गया था। तो ये इसका जो है आपको ऑप्शन देखने के बाद ही इसका आंसर बता सकते थे। तो ये इसका आप छोड़ते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर कौन है। वर्तमान में पूछा गया है आरबीआई के गवर्नर कौन है। ये भी देखिए फ्रेंड्स करंट अफेयर के प्रतिदिन है 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी में कम आ रहे हैं तो किसी में 6-7 भी आ रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन देखिए 8 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी में करंट अफेयर में नहीं आ रहे हैं। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। फ्रेंड्स याद कीजिएगा, शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। फ्रेंड्स एक प्रश्न इससे आपको आरबीआई के गवर्नर से ये आ सकता है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है वो कौन से गवर्नर है, कैवें नंबर के गवर्नर, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, 15वें नंबर के जो है शक्तिकांत दास वो आरबीआई के गवर्नर है। कौन से नंबर, याद रखिएगा 15वें है, 15वें स्थान पे ये इनका स्थान आया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है। तो याद होगा आपका परम 8000 है। कौन है, परम 8000 जो है सुपर कंप्यूटर है। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। नहीं याद है तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। तो आप में से अधिकांश को मालूम होगा लॉर्ड रिपन को जो है, लॉर्ड रिपन जो है उनको स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। यहाँ लिख देता हूँ नाम भी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स एक इससे प्रश्न ये भी आ सकता है, ये तो पूछा गया है कौन है जनक, तो लॉर्ड रिपन। और ये पूछ सकता है घुमा के कि स्थानीय स्वशासन के जनक कब लागू किया गया था, यानी कि स्थानीय स्वशासन जो है वो कब लागू किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, स्थानीय स्वशासन कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा 1882 को जो है स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर कर दें फ्रेंड्स। लाइक करने से एक मोटिवेट होता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है और आप लोगों के लिए ये उपयोगी भी वीडियो रहा है। फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं, भूटान की राजधानी पूछा गया था कि भूटान की राजधानी कहाँ है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, याद रखिएगा थिम्पू है। अगला प्रश्न आया था कि यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप कौन है। यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप कौन है, ये पूछा गया था। तो कौन है, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या आया था। देखिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सापेक्षता का सिद्धांत से प्रश्न फ्रेंड्स आ गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आप में से अधिकांश को ये प्रश्न मालूम ही होगा। फ्रेंड्स कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो जटिल आ रहे हैं और कुछ तो इजी ही आ रहे हैं। जैसे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आइंस्टीन के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स इससे आप एक और क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है कब प्रस्तावित हुआ, ये याद रख लेगा। तो सापेक्षता का सिद्धांत कब प्रस्तावित हुआ, 1905 में प्रस्तावित हुआ था सापेक्षता का सिद्धांत। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है अगला, सेल की एनर्जी करेंसी क्या है। फ्रेंड्स ये पूछा गया है, यानी कि पूछा गया कोशिका की करेंसी कौन सी है, ये पूछा गया। तो आप में से अधिकांश को मालूम होगा एटीपी। फ्रेंड्स एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछ सकता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्रिफोस्फेट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। फ्रेंड याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रख लीजिएगा। एटीपी का ये फुल फॉर्म है। अगले फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो पूछा गया था संविधान, भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो भारतीय संविधान के जनक कौन है,
भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान के जनक है। अगला प्रश्न था, विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, दिमाग में घुमा लीजिएगा, क्योंकि विमुद्रीकरण के समय बहुत अफरा तफरी हुई थी। क्वेश्चन तो एक बनता ही है। इससे क्वेश्चन बनता है पहला कि विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल उस समय के आरबीआई के गवर्नर थे, जिस समय की नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण हुआ था। फ्रेंड्स नोटबंदी इसी को कहते हैं, विमुद्रीकरण को याद रखेगा। फ्रेंड्स एक प्रश्न आता है कि विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी जो हुआ था वो कब हुआ था? फ्रेंड्स ये भी आप याद रख लीजिएगा कब हुआ था, इसका डेट भी आप याद रख लीजिएगा। तो डेट कब है फ्रेंड्स? 8 नवंबर। 8 नवंबर आपको याद होगा 2016। लेकिन फ्रेंड्स ये याद रखिएगा 8 नवंबर को हुआ था, 2016 में 8 नवंबर को विमुद्रीकरण हुआ था। ये आप याद रख लीजिए कब हुआ था, डेट भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, क्या से देख लेते हैं। अगला प्रश्न था, आईपीएल 2020 का विजेता पूछ लिया गया था कौन है? तो आप में से अधिकांश को मालूम ही होगा, क्योंकि मैच देखना, आईपीएल देखना तो सब देखते हैं और सबको पसंद है, तो याद ही होगा और जानते भी होंगे आईपीएल 2020 के विजेता कौन है? मुंबई इंडियन। कौन है? मुंबई इंडियन जो है वो है 2020 के विजेता आईपीएल का। फ्रेंड्स ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि आईपीएल 2020 के उप विजेता कौन है? तो उप विजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल। ये याद रख लीजिएगा, दिल्ली कैपिटल जो है वो जो है आपका उप विजेता रहे हैं आईपीएल 2020 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये बहुत लंबा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाए हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स क्या है, महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन पूछा गया था कि कब हुआ था, ये पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, अभी कर लीजिए अगर नहीं मालूम है तो। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन बेलग्राम अधिवेशन में हुआ था कब? 1924। याद कर लीजिएगा, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है वो सभी आप याद करके जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, यूनेस्को का मुख्यालय पूछ दिया गया था। एकदम हलवा क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स आप में से अधिकांश को मालूम होगा पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। फ्रेंड्स एक प्रश्न आया था कि विपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैंने ऊपर भी बता दिया था कहाँ है। फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए, जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। क्या है? जेनेवा में जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय। फ्रेंड्स ये भी आप याद कर लीजिएगा, 1967 स्थापना है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकांश को मालूम होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं, नए नए मेरे चैनल पे आए हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि आखिर सार्क देश का सदस्य कौन कौन देश है। तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए, माइंड में घुसा लीजिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका, और कौन कौन है? नेपाल, और कौन है? भूटान, और कौन कौन है? मालदीव। मालदीव। ये 7 जो है कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये है सार्क के सदस्य है। फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन जो आते हैं कौन नहीं है ये पूछते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, एक इसमें से जो ये ऑप्शन जो बताए हैं ये इतने 7, इसमें से एक ऑप्शन नहीं रहते हैं। ये सभी आप याद कर लीजिएगा तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी 7 जो है सार्क का सदस्य देश, इन सभी का नाम आप याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाइथन क्या है? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाइथन क्या है? फ्रेंड्स मैं इसको बता देता हूँ पाइथन क्या होता है। पाइथन जो होता है ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका प्रयोग वेब या ऐप डेवलपमेंट जो होता है उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? वेब या ऐप डेवलपमेंट में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो है पाइथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन रहा होगा इसी से रहा होगा कि ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, तो आप ऑप्शन तो मालूम नहीं है तो आप इसका आंसर मैं ये बता दिया हूँ इसके बारे में। फ्रेंड्स अगला था, जातक कथाओं से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो जातक संबंधित हम बता देते हैं, जातक कथा किसका है? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। कौन है? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक
का जो है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है कौन? जातक, जातक कथा। फ्रेंड्स क्वेश्चन इससे एक आ सकता है आपको, जातक कथा में किसका उल्लेख किया गया है? तो जातक कथा में किसका उल्लेख किया गया है? तो बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जो है जातक में उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स जातक में जो है फ्रेंड्स ये देख लीजिए, बुद्ध का तो किया गया है, लेकिन बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की किया गया। जातक में जो उल्लेख किया गया है बुद्ध भगवान का, वो बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए, केंद्रीय औषधि मानक के पूछा गया है, इसको हम स्लाइड करके ऊपर ले जा रहे हैं। फ्रेंड्स एक प्रश्न आया था, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा गया था। कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में है, ये आप याद कर लीजिएगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है। एक प्रश्न आपका आ सकता है, देखिए फ्रेंड, CDSCO का मुख्यालय कहाँ है? ये भी प्रश्न आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CDSCO का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछ सकता है। तो ये भी कहाँ है? दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही CDSCO का मुख्यालय। फ्रेंड्स देखिए, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है, जैसे 1-2 बार क्वेश्चन आया है शॉर्ट फॉर्म में, सीधे पूछ दिया इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपको मैं बता दूं, CDSCO जो है किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को ही CDSCO कहा जाता है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ये देखिए, इसी को ही कहा जाता है। तो आप ये भी याद रख लीजिए कि CDSCO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में है। हिंदी में पूछे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय, तो भी दिल्ली में है, याद कर लीजिएगा। पूछा गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? फ्रेंड्स देखिए, कितना कोई कोई क्वेश्चन इतना इजी रहता है ना, मत पूछिए। पूछ रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, ये पूछा गया है। तो अब अधिकांश को मालूम होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जिनके कार्यकाल की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब रहे थे? तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक जो है ये इनका कार्यकाल था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। फ्रेंड्स ये आप में से अधिकांश को ये मालूम रहा होगा, ये हलवा ही प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण है? फ्रेंड्स ये भी बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं, अधिकांश को मालूम होगा। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होते हैं। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग, जिसे थायमिन भी कहा जाता है। क्या? थायमिन भी कहा जाता है। ये भी आप याद रख लीजिएगा, थायमिन भी कहा जाता है, जिसे बेरी बेरी रोग B1 की कमी के कारण होता है। फ्रेंड्स एक बात मैं कह दूँ कि B12 भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। B12 भी याद रख लीजिएगा, विटामिन ए भी याद रख लीजिएगा। ऐसे जितने विटामिन है उन सभी को आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट ही सभी विटामिन रहते हैं। तो एग्जाम में आएंगे, निश्चित आएंगे, आप सभी विटामिन को याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला फ्रेंड क्वेश्चन आया था कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। जयदेव गीत गोविंद के लेखक है, जयदेव। क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, रति मंजरी की रचना किसने की? रति मंजरी की रचना किसने की? तो इनका भी रचना जो है जयदेव द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, गीत गोविंद के साथ साथ रति मंजरी की रचना। तो गीत गोविंद की लेखक और रति मंजरी की लेखक कौन है? जयदेव ही है। याद रखिएगा, जयदेव ही है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग है? फ्रेंड्स मैंने ऊपर कमेंट किया था, कमेंट नहीं सॉरी बताया था कि जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग आप याद कर लीजिएगा। देखिए फिर एक, आप उस समय विषाणु से होने वाले रोग पूछा गया था, और यहाँ क्या पूछा गया? जीवाणु से होने वाले रोग कौन है, ये पूछ दिया गया था। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था ऊपर ही कि आपको जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग, सभी जितने रोग होते हैं वो आपको याद कर लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता देता हूँ कुछ जीवाणु से होने वाले रोग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ नाम। जैसे कि जीवाणु से होने वाले रोग है निमोनिया। निमोनिया जो है ये जो है किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। कॉलेरा जो होता है ये भी जीवाणु के कारण होता है। कॉलेरा जो है जीवाणु के कारण होता है। मेनिनजाइटिस भी होता है, याद रख लीजिएगा, मेनिनजाइटिस होता है, ये भी जीवाणु के कारण होता है। फ्रेंड्स मैं 3 बता रहा हूँ यहाँ पर, जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग है निमोनिया, कॉलेरा और जो है मेनिनजाइटिस। तीनों याद रख लीजिएगा, ये जीवाणु से होने वाले रोग है। इसी से संबंधित कोई भी रहे होंगे ऑप्शन जो कि रहे होंगे आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
फ्रेंड इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम क्या बदल कर रखा गया था, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो पहले अभी बता दे तो जिम कॉर्बेट है। कौन है? जिम कॉर्बेट जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट, एक प्रश्न आ सकता है कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? फ्रेंड्स कहाँ है? याद रखिएगा, नैनीताल उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नैनीताल। फ्रेंड्स एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम जो पड़ा उससे पहले इसका नाम क्या था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का? तो याद रख लीजिएगा, हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क यहाँ मैं लिख देता हूँ। हैली नेशनल पार्क जो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ने से पहले हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। याद रख लीजिएगा, जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान कहाँ है? तो नैनीताल उत्तराखंड में है। फ्रेंड्स ये सब याद कर लीजिएगा आप, जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में एकदम छप्पर फाड़ के जाइएगा और आइएगा। संकोच वो करते हैं जो एग्जाम में से पहले पढ़ कर नहीं जाते हैं, जिनके पास क्वेश्चन होता है वो तो खटाखट एग्जाम में लगाते चले जाते हैं। फ्रेंड्स अगला बता देते हैं। देखिए मानव पूंजी सूचकांक, फ्रेंड्स देख लेते हैं ऊपर ऊपर छूट तो नहीं गया? नहीं फ्रेंड्स, देखिए पूछा गया मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा देश अग्रणी है? मानव पूंजी सूचकांक में कौन सा देश जो है वो अग्रणी है? तो सिंगापुर है। याद रखिएगा, कौन है? सिंगापुर। मानव पूंजी सूचकांक में सबसे अग्रणी देश सिंगापुर है। बात कर ले मानव पूंजी सूचकांक में, ये भी प्रश्न आ सकता है कि मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान मानव पूंजी सूचकांक में 116 है और 116वां स्थान है मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान। एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान कौन है? 116वां। फ्रेंड्स अगला प्रश्न आया था, स्वराज शब्द कांग्रेस के किस सत्र में अपनाया गया था? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ। स्वराज शब्द किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा अपनाया गया? बाल गंगाधर तिलक। याद कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका, सीएल के पहले अध्यक्ष के अगले अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ अगला, यही है सीएल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीएल का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो सेल के अगला अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल है। सोमा मंडल है जो कि 31 दिसंबर 2020 तक पूछ ले सकता है कि अभी वर्तमान में जो है जनवरी में बने हैं सोमा मंडल, जो कि है कौन है? सेल के अगले अध्यक्ष बने हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। फ्रेंड्स इससे पहले सोमा मंडल से पहले कौन था अध्यक्ष? तो याद रखिएगा कौन था? अनिल कुमार था। अनिल कुमार था इससे पहले, सोमा मंडल से पहले सेल के अध्यक्ष थे। कौन थे? अनिल कुमार। कब तक थे ये? 31 दिसंबर 2020 तक अनिल कुमार थे। 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी से कौन बने? तो सोमा मंडल। 1 जनवरी 2021 से सोमा मंडल और 31 दिसंबर 2020 तक अनिल कुमार थे। अगला प्रश्न, न्यू इंपीरियर युग का नाम जो जापान में 1 मई 2019 को शुरू हुआ क्या था? ये पूछा गया है। ये प्रश्न फ्रेंड्स क्लियर नहीं हो पाया है, तो मैं इसका जो है आंसर आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा कि ये आखिर क्या पूछा गया था। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं, रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है? रूर क्षेत्र कहाँ स्थित है ये आपको पूछा गया था। ये जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में रूर क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। देखिए पूछा गया था फुट लूज उद्योग का उत्पाद क्या पूछा गया था? देखिए फ्रेंड्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। फुट लूज क्या है? उद्योग उत्पाद किस किस के? बेकरी से होता है, घड़ी विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक, हीरा आदि से ये संबंधित है फुट लूज उद्योग। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। फ्रेंड्स एक प्रश्न आ सकता है इससे कि अजमेर दरगाह किसकी है? ये पूछ सकता है अजमेर दरगाह किसकी है? तो किसकी है अजमेर दरगाह?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ही है। अजमेर दरगाह याद कर लीजिएगा, अजमेर दरगाह किसका है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूछा गया था भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है, याद कर लीजिएगा, फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन देख लेते हैं, आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है। फ्रेंड्स देखिए, प्रधानमंत्री के, मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित जितनी योजना है सभी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए फिर पूछा गया आदर्श ग्राम योजना किस नेता से संबंधित है, तो ये है क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, देखिए शुभारंभ जो है इनका आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू किया गया है। फ्रेंड्स ये भी पूछ सकता है ग्राम आदर्श योजना किस दिन शुरू किया गया, तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू किया गया। फ्रेंड्स ये एक प्रश्न आ सकता है कि आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब किया गया, ये भी आपको पूछ सकता है आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब किया गया। तो आप याद रख लीजिएगा 11 अक्टूबर 2014 को किया गया है आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट छापा मारिएगा। ATL का फुल फॉर्म पूछा गया था। फ्रेंड्स देखिए बहुत एकदम क्वेश्चन सब कुछ कुछ जो है बहुत डीपली भी पूछ लिया गया है। तो देखिए यहाँ ATL का फुल फॉर्म है, अधिकांश को मालूम ही नहीं होगा ATL का फुल फॉर्म क्या होता है। अटल टिकरिंग लैब होता है, अटल टिकरिंग लैब, अटल टिकरिंग लैब, यहाँ मैं लिख दूं अटल टिकरिंग लैब, अटल टिकरिंग लैब जो होता है ATL का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य किससे है, तो शिक्षा व्यवस्था में जो है पैराडाइम शिफ्ट लाना है। इसका उद्देश्य ATL का उद्देश्य क्या है, शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाना है। फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, ये भी आपको अगला पूछ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन से भी पूछ लिया गया था कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन है। फ्रेंड्स राजधानी एक्सप्रेस जो है भारत की पहली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन जो चला था उस समय रेल मंत्री कौन थे, यानी कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन जो चली थी उस समय भारत के रेल मंत्री कौन थे, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। कौन था, राम सुभाग था। कौन था, यहाँ लिख दे रहा हूँ, राम सुभाग उस समय जो थे रेल मंत्री थे। कब चली थी ये ट्रेन, पहली सुपर फास्ट ट्रेन, ये भी याद रख लीजिए, 1 मार्च 1969 को, 1 मार्च 1969 को भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस जिस समय चला था उस समय रेल मंत्री था राम सुभाग, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एक ही बार में सारा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पूछा गया था, बहुत को याद होगा, करेंट अफेयर को ये सब तो एकदम मामूली चीज़ है, क्योंकि ये नहीं मालूम है तो आप एग्जाम की क्या तैयारी कर रहे हैं वो आप समझिएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कहाँ के हैं, जो ये है एंटोनियो गुटेरेस, ये कहाँ के हैं, ये पूछ सकता है। तो ये याद कर लीजिएगा कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं, पुर्तगाल के हैं, फ्रांस के पुर्तगाल के हैं। ये कौन, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाली है, पुर्तगाल के हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड देख लेते हैं, पूछा गया था कृषि में कौन सा देश अग्रणी है, ये पूछा गया था, कृषि में कौन सा देश अग्रणी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों में से अधिकांश को मालूम होगा कौन है, कृषि में कौन सा देश अग्रणी, भारत है, लेकिन भारत नहीं है, कौन है, ब्राज़ील है। कृषि में कौन सा देश अग्रणी है, तो ब्राज़ील जो है सबसे अग्रणी देश माना जाता है ब्राज़ील को। अगला प्रश्न है आपका, 1 KB में कितने बाइट होते हैं। फ्रेंड्स 1 KB में कितने होते हैं, आप याद रख लीजिएगा 1024, अधिकांश में से आप नेट चलाते हैं तो इतना तो जानकारी होगा ही, 1024 बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिएगा 1 MB में कितने फ्रेंड्स 1 GB में कितने MB होते हैं, ये आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछा गया था, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया था, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया था। तो मैं बता दूं कि 15वें वित्त आयोग जो है उनके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। कौन है,
NK सिंह, याद कर लीजिएगा NK सिंह है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन था, देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है। ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है, ये पूछ गया था। तो ये आप पहले ये जानकारी कर लीजिए कि ये एक इनपुट डिवाइस है। कौन है? इनपुट डिवाइस है। ये याद कर लीजिए कि ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में गति के डेटा जो होता है उसको इनपुट करने के लिए किया जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी से संबंधित आया था। बिग बैंग थ्योरी के वैज्ञानिक कौन है? एकदम इजी, एडविन हबल। कौन है? एडविन हबल। लिख दे रहा हूं, एडविन हबल। एडविन हबल जो है बिग बैंग थ्योरी के वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच पुल से संबंधित एक प्रश्न आए थे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अटल और फ्रेंड्स असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो पुल बना है उसका नाम है ढोला सदिया सेतु पुल। कौन है? लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ढोला सदिया। ढोला सदिया सेतु पुल जो है ये जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बना है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका उद्घाटन कौन किए थे? PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और जो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन है? फ्रेंड्स याद कर लीजिए, भारत का पूछे सबसे लंबा पुल कौन है, तो यही है ढोला सदिया। वर्तमान में अब बन गया है ढोला सदिया पुल जो है वो भारत का सबसे लंबा पुल कहलाने लगा है। फ्रेंड्स ये भी आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था, निचला जबरा कहलाता है क्या? फ्रेंड्स ये प्रश्न कुछ क्लियर नहीं है, कि जो आपको मालूम हो तो कमेंट कीजिएगा, निचला जबरा क्या कहलाता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ। गोवा के वर्तमान CM कौन है? फ्रेंड्स मैंने ऊपर बताया था कि गोवा के वर्तमान CM और राज्यपाल भी याद करके जाइएगा। यहाँ फिर पूछ लिया गया है कि गोवा के वर्तमान CM कौन है। तो आप में से अधिकांश को मालूम होगा, मैंने ऊपर बताया था शायद कि गोवा के प्रमोद सावंत। गोवा के CM कौन है? तो प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के CM है। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। कोश्यारी क्या है? वहाँ के अभी गोवा के राज्यपाल है, याद रख लीजिएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, गणतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रेंड्स ये क्लियर नहीं हो पाया, गणतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? आपको मालूम हो तो कमेंट कीजिएगा। ऐसे इसको आगे के लिए हम छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स अभी आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं यहाँ देख लेता हूँ कितना लंबा वीडियो हो गया। फ्रेंड्स ये 70 मीटर का वीडियो हो चुका है। तो यहाँ से मैं जो है फ्रेंड्स देखिए कहाँ है, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए बहुत अभी लंबा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है। देखिए मैं यहाँ से लंबा चौड़ा वीडियो है, यहाँ से मैं आपको कल बताऊँगा इस सब का आंसर जो है मैं कल बताऊंगा। देखिए बहुत लंबा वीडियो है, यानी कि जितना देर का आज का वीडियो था उतना देर का एक वीडियो और बनेगा, जो कि होगा पार्ट सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड पार्ट जो होगा वो आप लोगों को जल्द ही लाया जाएगा। 1 से 2 दिन में आपको सेकेंड पार्ट लाकर मैं दे दूंगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। एक वीडियो से बहुत को भला हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको हो सके एग्ज़ाम में आ सकता है, ज़्यादा चांस रखिए एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट है, बेरिंग जल संधि, बहुत सारे मैं अगले वीडियो में लाऊंगा प्रश्न। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सभी तक फैला दीजिए। जिनका भी NTPC का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है फ्रेंड्स, मैं इसके लिए सॉरी कहना चाहता हूं कि मैंने ये वीडियो आपको पहले नहीं लाया, आज मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।